हेलो बच्चों, कैसे हो। बहुत स्वागत है इस प्यारे खूबसूरत चैनल डेरिंग डू में आपका। इसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस है d। दोनों में करंट फ्लो कर रहा है सेम डायरेक्शन में I। जब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि ये कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी इन दोनों के बीच जो फोर्स होता है वो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो इस तरीके का फोर्स लगेगा F, ये वाला कंडक्टर इस कंडक्टर को अट्रैक्ट करेगा F फोर्स से और ये इसको अट्रैक्ट करेगा F फोर्स से। ठीक है बच्चों, और अगर यही करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो, करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो दोनों कंडक्टर्स में, तो यही फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है, यानी ये दोनों एक दूसरे को F फोर्स से रिपेल करते हैं। अब यही चीज हम फिजिक्स की थ्योरी से समझेंगे, ठीक है। तो बच्चों आओ अब हम फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को समझते हैं। जैसे कि ये दो कंडक्टर्स हैं, देखो एक ये है, एक ये, एक है PQ, दूसरा RS। इसमें करंट फ्लो कर रहा है I1 अपवर्ड डायरेक्शन में, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I2 वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में। अब ये देखो आप कि I2 की वजह से इस पॉइंट पर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ। इस पॉइंट पर, वो पॉइंट किस पर है, इस कंडक्टर पे है PQ, समझ गए। वो मैग्नेटिक फील्ड है B2 क्योंकि वो I2 की वजह से डेवलप हो रहा है। अब हमें ये पता करना है इसकी डायरेक्शन क्या है B2 मैग्नेटिक फील्ड की। तो उसके लिए हम रूल का इस्तेमाल करेंगे, राइट हैंड पाम रूल 1। अब इस रूल में क्या होता है कि हमारा ये अंगूठा करंट की डायरेक्शन शो करता है और उंगलियां उस डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करती हैं जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और हथेली के परपेंडिकुलर, पाम के परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब जैसे देखो ये हमारा राइट हैंड है, मैं इधर आ जाता हूं, करंट की डायरेक्शन ये, उंगलियों की डायरेक्शन इस तरफ, क्योंकि हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। उंगलियों की डायरेक्शन ये, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये हथेली के परपेंडिकुलर। इस मतलब एरो जो है वो आउटवर्ड होगा बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ जो एरो दिखाया जाता है वो होता है ये, उसका पॉइंट दिखाया जाता है, यानी हेड एरो का दिखाया जाता है। सही है, ये बात तो क्लियर हो गई। अब I2 की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ। कंडीशन ये हुई कि ये कंडक्टर जिसमें I1 करंट है वो इसके मैग्नेटिक फील्ड पे रखा हुआ है, इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो जो फोर्स होगा हमें उसकी डायरेक्शन निकालनी है। अब वो हम निकालेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे। तो उसमें हम क्या करते हैं, इन दो फिंगर्स का और ये वाले अंगूठे का इस्तेमाल करते हैं, ये उंगलियां दो और अंगूठा, और इनको हम ऐसे नाम देते हैं, फादर मदर चाइल्ड। पहला अल्फाबेट ले लो, FMC। F फॉर फोर्स, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड, C फॉर करंट। देखो लिखा हुआ भी है FMC।
अब आप देखो करंट तो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो करंट वाली उंगली ऐसे कर दी, ठीक है, करंट वाली उंगली ऐसे कर दी, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ ऐसे कर दिया, करंट मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स जो लगा इस डायरेक्शन, ये लगेगा फोर्स, ठीक, फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर यही स्टडी हम इस कंडक्टर पे करें दोनों रूल्स को लगा के, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा अंदर की तरफ, B1 मैग्नेटिक फील्ड होगा I1 करंट की वजह से, और जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर दोनों कंडक्टर्स में, यही तो कंक्लूजन निकली हमारी, अगर दोनों कंडक्टर्स में करंट सेम डायरेक्शन में है तो उनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है, ये दोनों एक दूसरे को खींचते हैं, ये कंडक्टर्स। क्लियर है ये बात? तो ये तो एक केस। अब एक केस ये बनता है कि दोनों कंडक्टर्स में करंट अपोजिट डायरेक्शन में है। देखो I1 की तो डायरेक्शन अपवर्ड है, I2 की हम डाउनवर्ड कर देते हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बदल जाएगा, ये हो जाएगी B2 की डायरेक्शन इनवर्ड, B1 की भी इनवर्ड रहेगी। सही है, यही रूल हम लगाएंगे, आप लगा के देखो बिल्कुल सही आंसर निकल के आएगा। फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे के अपोजिट होगी, ये B1 हो गया। तो जो बात निकल के आएगी वो ये कि जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं कंडक्टर्स में, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों? रिपेल करते हैं, और ये कंडक्टर्स एक दूसरे से दूर भागेंगे। और एक्सपेरिमेंटली भी ये बात प्रूव हो चुकी है। तो ये तो हमने रूल्स की मदद से फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को समझा। अब हम ये समझेंगे कि ये फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूले को हम निकालेंगे। तो बच्चों हम डायरेक्शन का फंडा तो समझ गए, कैसे हमें फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है अगर किसी स्ट्रेट कंडक्टर में I करंट बह रहा है। तो अब हम देखते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा। तो ये मैंने बोर्ड पे थ्योरी लिख दी है, इससे आपका टाइम भी बचेगा और चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो देखो PQ एंड RS आर टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स प्लेस्ड इन वैक्यूम और एयर। तो ये जो PQ और RS दो कंडक्टर हैं, करंट को कैरी कर रहे हैं, वो PQ पे जो करंट है वो I1 है और उसकी डायरेक्शन है अपवर्ड, RS पे जो करंट है वो I2 है और उसकी डायरेक्शन भी है अपवर्ड। ठीक है, और एक दूसरा केस और दिखा दिया, जब डायरेक्शन अपोजिट है, PQ पे जो डायरेक्शन I1 अपवर्ड है और RS में जो डायरेक्शन है RS वो I2 डाउनवर्ड, यानी इस केस में दोनों कंडक्टर्स में करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। D इज द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर, D डिस्टेंस है दोनों कंडक्टर के बीच की दूरी। B इज मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन RS ड्यू टू करंट I फ्लोइंग इन PQ। तो ये जो B है ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक पॉइंट मतलब कोई भी पॉइंट ले लो RS पर, उस पर ये मैग्नेटिक फील्ड है। और किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है? I1 करंट की वजह से। I1 करंट जो कि PQ कंडक्टर में फ्लो कर रहा है। बात आ गई समझ में? तो जो B का मैग्नीट्यूड होगा वो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, म्यू 0/2 पाई I1/R। ये हमें पता है। B की क्या डायरेक्शन होगी हम समझा चुके हैं, डायरेक्शन ऑफ B इज इनवर्ड परपेंडिकुलर। ये साइन क्या शो कर रहा है?
परपेंडिकुलर का साइन शो कर रहा है। तो ये बी की जो डायरेक्शन है ये इनवर्ड है। ठीक है, कैसे निकाली हमने डायरेक्शन? बाय राइट हैंड पाम रूल 1। सही है बच्चों, नोट डाउन कर लो इसको। ठीक है, आपके नोट्स बन जाएंगे और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आएगा। थ्योरी का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस टॉपिक पे, नोट करो। तो बच्चों अब हम फोर्स का फॉर्मूला निकालेंगे। देखो, L इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर RS। तो इस कंडक्टर RS की लेंथ हमने मान ली L है, और फोर्स एक्टिंग ऑन ए कंडक्टर RS वो क्या है? F। सिंस इट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड B। तो ये फोर्स क्यों लग रहा है? क्योंकि ये कंडक्टर B मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, और मैग्नेटिक फील्ड यहां क्यों जनरेट हुआ है? वो हुआ है इस कंडक्टर की वजह से, PQ की वजह से उसमें करंट I फ्लो कर रहा है। तो कहानी देखो समझ में तो आ गई होगी, फिर भी देखो PQ कंडक्टर में I1 करंट फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से B मैग्नेटिक फील्ड बना है, और B मैग्नेटिक फील्ड में RS कंडक्टर रखा गया है। तो इस पे जो फोर्स एक्ट होगा डेट इज F। ये बात है, ये पूरी कहानी है, हमें ये फोर्स निकालना है। यही है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, यही हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा I2B इंटू L। सही है, B की वैल्यू हम यहां रख देंगे। अच्छा बच्चों, एक चीज आप नोट करो, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन D होता है। अभी जो मैं आपका लेक्चर ये जो मेरा चल रहा था, मैंने यहां D की जगह R लिख दिया, वो करेक्शन आप अपने नोट्स में कर लेना। D हमने दोनों कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस लिया है ना, तो यहां पर D ही तो रखेंगे, R थोड़ी रख देंगे कोई। समझ गए होगे आप, समझदार हो। अब इस लेंथ को हम यहां ले आए, ये फोर्स है, लेंथ को नीचे ले आए F बाय L। तो F बाय L क्या हो जाएगा? फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन कंडक्टर RS। तो इस कंडक्टर RS पे जो फोर्स पर यूनिट लेंथ लगेगा, और उसकी वैल्यू होगी ये म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन D। ये है हमारी डेरिवेशन, जो हमने फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल लिया। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? PQ की तरफ होगी इस फोर्स की डायरेक्शन। ये है फोर्स, इसकी डायरेक्शन PQ की तरफ होगी। और ये हमने कैसे निकाली थी? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल से। तो बच्चों ये फोर्स तो निकल आया, RS पे जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड निकल आया म्यू 0 अपॉन 2 पाई I1 I2 बाय R। ये क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ RS ड्यू टू करंट ऑन PQ। मतलब PQ में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड ये है। फोर्स पर यूनिट लेंथ है ये बात ध्यान रखना। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम इस PQ पे निकालेंगे फोर्स, किस करंट की वजह से? I2 की वजह से। और किस में फ्लो कर रहा है? वो RS कंडक्टर में फ्लो कर रहा है। यानी इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से जो PQ पे फोर्स लग रहा है यहां, उसका भी सेम मैग्नीट्यूड आएगा। वो क्या आएगा? F बाय L विच इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 2 पाई I1 I2 बाय R। यानी कि सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स होगा, और इस वाले कंडक्टर पे फोर्स की डायरेक्शन आप देख रहे हैं ये है। ठीक, ये दिखाई है ना डायरेक्शन, सही है। तो ये जो अब फोर्स इस तरीके से लग रहे हैं, ये अट्रैक्टिव नेचर के फोर्स हो गए हैं। दस फोर्स विल बी अट्रैक्टिव इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम। तो इन दोनों कंडक्टर्स में डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है, इसलिए फोर्स ये अट्रैक्टिव नेचर के हैं। फोर्स विल बी रिपल्सिव इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट। तो ये वो केस है जब डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट है। I1 अपवर्ड डायरेक्शन में है, I2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो हो गई ना करंट की डायरेक्शन अपोजिट। तो उस केस में जो ये फोर्स लग रहा है ये इस तरीके से लगता है, ऐसे ये फोर्स, और सेम मैग्नीट्यूड का लगता है, लेकिन यहां ये रिपल्सिव नेचर का है। इसकी वजह से दोनों कंडक्टर एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। रिपल्सिव नेचर का फोर्स है ना,
अच्छा, इस फोर्स की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने का हमारा वही तरीका है। पहला क्या है, राइट हैंड पाम रूल 1, उससे हम क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे उसके बाद, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल, ये मैंने आपको बताया। अच्छा, इस पे आप खुद ट्राई करके देखना। देख रहे हो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, बोर्ड के अंदर परपेंडिकुलर दोनों कंडक्टर्स में, और फोर्स ऐसे है अपोजिट डायरेक्शंस में, रिपल्सिव नेचर का हो गया। अगर यहां आप देखें I1 और I2 अगर सेम मैग्नीट्यूड के हैं, मान लेते हैं वो I मैग्नीट्यूड का है, तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, F/L इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 I²/R। ठीक है, I1 और I2 की जगह हमने I रख दिया, तो ये हमारी डेरिवेशन निकल के आई व्हेन द करंट इज सेम। यूनिट क्या होगी बच्चों, न्यूटन पर मीटर। फोर्स पर यूनिट लेंथ की यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर। ठीक बच्चों, इस फॉर्मूले से एम्पियर की डेफिनेशन निकल के आती है। अब हम उस डेफिनेशन को पढ़ेंगे। तो बच्चों ये नोट कर लो आप, ठीक है, अपनी कॉपी में नोट कर लो, हाथों हाथ नोट्स बनाते रहो। तो बच्चों ये जो फोर्स का फॉर्मूला है F/L इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 I²/D, इससे एम्पियर की डेफिनेशन निकल के आई 1946 में। कैसे, अगर हम D की वैल्यू ले लें 1 मीटर, D यानी दोनों कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर ले लें, और फोर्स की वैल्यू ले लें 2 × 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, मतलब फोर्स दोनों कंडक्टर के बीच का। ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी। तो ये वैल्यू अगर हम यहां रख दें, यहां F/L ये रख दें, न्यूटन पर मीटर में है ये, इसको F/L लिख लो, और D 1 मीटर यहां रख दें, तो जो करंट निकल के आएगा वो आएगा 1 एम्पियर। तो यहां से देखो क्या डेफिनेशन बनती है 1 एम्पियर की, 1 एम्पियर, यहां 1 लिख लो, 1 एम्पियर, चाहे 1 एम्पियर बोलो या सिंपली एम्पियर बोलो, एक ही बात है। 1 एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ दैट स्टडी करंट which when maintained in each of the two very long straight parallel conductors that are placed 1 meter apart in vacuum or air would produce on each of these conductor a force equal to 2 × 10⁻⁻7 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ। तो ये डेफिनेशन निकल के आई। ठीक है इंग्लिश में कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, ध्यान तो रखनी पड़ेगी। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि जो ये जो कंडक्टर हैं, दो कंडक्टर, वो लॉन्ग होंगे, स्ट्रेट और पैरेलल होंगे, ठीक है, और उन दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर होगी। वैक्यूम और एयर में, वैक्यूम या एयर में वो रखे हुए होंगे। तो ऐसे केस में जब 1 एम्पियर करंट वो कहलाएगा अगर फोर्स प्रोड्यूस इज, उन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा, चाहे वो अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव, वो होगा 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ। ठीक है, समझ में आ गई। हालांकि यहीं से चीजें क्लियर हो रही हैं। ये तो सिर्फ एक इंग्लिश लैंग्वेज है बच्चों, याद करने वाली चीज है। अच्छा, यहीं से कूलम की डेफिनेशन भी निकल के आई। When a steady current of 1 ampere is set up in a conductor, the quantity of charge that flows through its cross section in 1 second, 1 सेकंड में, is 1 कूलम। तो ये होता है 1 कूलम। यानी स्टडी करंट 1 एम्पियर का स्टडी करंट अगर किसी कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, तो जो चार्ज उसमें फ्लो करेगा, उसके क्रॉस सेक्शन से फ्लो करेगा, उसकी वैल्यू होगी 1 कूलम। ठीक है, तो इस तरीके से 1 कूलम डिफाइन हो गया।
सही है बच्चों? तो ये दोनों डेफिनेशन आप याद कर लेना, बोर्ड के एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। ये डेफिनेशन एनसीईआरटी की बुक में भी लिखी होंगी। बच्चों अगर आपको नोट्स कंसल्ट करने हैं तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, न्यूटन फिजिक्स की बुक आती है, उसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल है। तो अगर नोट्स लेने हैं या सिंपल भाषा में आपको थ्योरी देखनी है, डेरिवेशन देखनी है, तो आप न्यूटन फिजिक्स कंसल्ट कर सकते हैं। आप मेरे वीडियो लेक्चर देखो और फिर उसके बाद पढ़ने के लिए न्यूटन फिजिक्स यूज करो, फिर देखो आपकी फिजिक्स एकदम स्ट्रांग हो जाएगी, एकदम स्ट्रांग। चलो बच्चों आज के लिए इतना बहुत है। बाय, सी यू। मेहनत से पढ़ो। बाय।